नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग छठी कक्षा की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे और इसका जो शीर्षक है वो है आरंभिक नगर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए एक तस्वीर दी गई है और वो छोटी सी कहानी है कि पुराने भवन का संरक्षण। तो इसमें जसपाल और हरप्रीत नामक दो बच्चे होते हैं, वो कुछ क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे और कोई एक घर देखा उन्होंने अपने गली में, तो जिसे भूतहा घर कहते थे। एक ने क्या कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, और क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। वो आपस में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी महिला ने क्या कहा कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। और यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए बनाई गई पुस्तक है, तो उनको समझाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें रची गई हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इस पुस्तक के इस शीर्षक को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे हड़प्पा की कहानी नामक शीर्षक दिया हुआ है। तो क्या है, देखते हैं कि अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, कहाँ पंजाब में, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। और चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 4700 साल पहले। ये हमने इसके चैप्टर नंबर 1 में भी देखा है। ठीक है, और गंगा के किनारे शहरों का निर्माण कब हुआ था, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, चैप्टर पढ़ के बस आगे बढ़ जाते हैं। कितनी बार मैंने बोला है कि वीडियो के दौरान जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो वीडियो पॉज करके आपको उसका आंसर देना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप ही इंटरेक्शन नहीं करेंगे, वार्तालाप नहीं होगा आपके बीच मेरे बीच, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू वार्तालाप कर सकते हैं। अब आप नहीं करेंगे तो फिर कैसे, मज़ा थोड़ी आएगा पढ़ने में, पढ़ाई में इंटरेस्ट ऐसे थोड़ी जगता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। और क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये बच्चों से प्रश्न है। अब देखते हैं इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। तो ये है कि इन नगरों में से कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर ये नॉर्थ साउथ है, ठीक है, तो जो ये, एक मिनट थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ मैं इसको। यहाँ पे अगर जो पश्चिमी भाग है ना, ये पश्चिमी भाग है, तो ये क्या कह रहा है, पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। ठीक है, ये पश्चिमी भाग हो गया, ऊंचाई पे बना है। और पूर्वी भाग है तो वो छोटा था, ये बड़ा था लेकिन वो कम ऊंचाई पे बना था। तो क्यों बना था ये पढ़ेंगे हम लोग आगे, आपको पता चलेगा। अगर आंसर पता है तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। ठीक है, और दोनों हिस्सों की चारदीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। और कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। ठीक है, महान स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो में। और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। किसमें? तो ये जो महान स्नानागार मिला है उसमें। ठीक है, उससे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग, कुछ मैप जैसा दिया हुआ है, इसको भी देखना जरूरी है। तो ये है मानचित्र संख्या 3 और इसमें है उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर। ठीक है, उससे पहले ये है कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ठीक है,
भारत में कहाँ? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। और आधुनिक पाकिस्तान में कहाँ? तो पंजाब और सिंध प्रांत। ठीक है। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे, और पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं, ये जो आरंभिक नगर है उनको देखते हैं। ये कौन कौन से नगर हैं? पहले तो नदियों को देख लीजिए आप। यहाँ सिंधु नदी है, यहाँ झेलम, चिनाब, रावी है ना। अब यहाँ है नगर देखते हैं, तो ये सोतका को है, और ये मोहनजोदड़ो है, और हड़प्पा यहाँ पे है। ठीक है। फिर राखीगढ़ी है, कालीबंगा, गंवेरी वाला, चन्हूदड़ो। ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ धौलावीरा है, ये सुरकोटड़ा है, यहाँ पे लोथल है, लोथल बंदरगाह था, ये अरब सागर है ना। तो आगे हम लोग चलते हैं कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? आप मैप पे जाके देखिए, यहाँ है कालीबंगा और ये लोथल। ठीक है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये महान स्नानागार जिसकी बात ऊपर में हो रही थी, मोहनजोदड़ो से जो मिला है। ठीक है। अब आगे है भवन, नाले, सड़कें। और ये है कि हड़प्पा के नगरों में ईंटों की जो चिनाई की ऊपर में बात की गई है, तो वो दिखाया गया है, एक चित्र है, कितने अच्छे से ईंटों की चिनाई की गई है ना। आगे देखते हैं हम लोग कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, और अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। ठीक है। स्नान घर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। आज भी कुछ घरों में कुएं होते हैं। और कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। और नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ठीक है। ये नहीं कि घर बना लिए और नाला का पता नहीं, या सड़क बना लिए और नाले का पता नहीं, ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। तो आप अंतर कब बता पाएंगे? जब पिछला अध्याय आप पढ़े होंगे, है ना। नहीं पढ़े तो जाके वीडियो देख लीजिए। आगे है नगरीय जीवन। ठीक है। उससे पहले ये देखते हैं चित्र क्या दिया हुआ है। तो सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है? मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना हुआ नाला। ये है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना हुआ नाला है। और फिर उसके बाद है बाईं ओर नीचे क्या है? हड़प्पा की एक मुहर है, ये वाली है ना, बाईं ओर नीचे। और ऊपर में एक कुआं है, तो ये कुआं है। और इस मुहर के ऊपर के चिन्ह, ये जो बाईं ओर नीचे दिया हुआ है, तो इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है, और विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है इसका अर्थ क्या है। ठीक है। और दाईं ओर नीचे क्या है? तो ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, ये दिख ही रहा होगा, है ना। और हड़प्पा किले की लिपि जो है भाव चित्रात्मक है, इसे पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। आगे देखते हैं हम लोग कि नगरीय जीवन यहाँ पे पढ़ रहे थे। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन को तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। ठीक है। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। ठीक है। अब काफ़ी समय हो गया है तो इसीलिए कुछ चीज़ें नष्ट भी हो गई होंगी, बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई होंगी। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, है ना। दादा दादी से किस्से कहानी सुने होंगे आप। मैंने तो सुने हैं भाई, बहुत सारी कहानियाँ सुने हैं जिसमें समंदर पार जाने की बात की गई है राजकुमारों के द्वारा, भाई बहनों की कहानी सुनी है मैंने। तो ऐसे बहुत सारी किस्से कहानियाँ वो लोग भी लाते थे दूसरे दूसरे देशों से। और मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिसमें बच्चे खेलते होंगे। और नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनानी है। और क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गाँव में रहते थे? मेहरगढ़ का नाम याद आया? कुछ जो भी याद आया है कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे तो मैं बार बार बोलती रहती हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखना है, कुछ जवाब देने हैं।
बट आपकी ओर से उत्तर तो नहीं आता, कोई बात नहीं, अब आप पढ़िए और एक दो उत्तर डाल दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे है कि नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। और तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे है ऊपर में क्या है, पत्थर के बाट देखो, तो ये पत्थर के बाट हैं। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था, ठीक है। कौन सा पत्थर? चर्ट पत्थर। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। और मध्य में बाएं क्या है? मणके हैं। इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे, ठीक है। मध्य में बाएं ये मणके हैं यहाँ पे। और क्या है? पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए और इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। तो ये मनके हैं, है ना। यहाँ पे ये मनका दिख रहा होगा आपको, छोटे छोटे, और इन्हीं में धागा डाल दिया गया जिससे कि माला बन गई, है ना। और मध्य में दाएं क्या है? पत्थर के धारदार फलक हैं। ये वाले पत्थर के धारदार फलक हैं। और नीचे में दाएं क्या है? तो कढ़ाईदार वस्त्र का दिया गया है उदाहरण। और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। अभी तो मात्र इन्हें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बोला गया है, बाद में जब आप जाएंगे तो इस मूर्ति का अध्ययन करना होगा। कक्षा 12वीं में आप जाएंगे तो इनके बारे में ध्यान से पढ़ना होगा। इससे उस समय की सामाजिक व्यवस्था का भी पता चलेगा, ठीक है। कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी भी हम लोग करेंगे, पहले प्रारंभ से इसको कर लेते हैं। और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं एनसीईआरटी के सीरीज़ को जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन आप लोग कमेंट में कुछ बताइए कि किस तरह से, कितनी जल्दी चाहिए आपको एनसीईआरटी के वीडियोज़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ 27 मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। तो पृष्ठ 27 पे जाके आप चित्र देख सकते हैं। और पृष्ठ 27 कौन सा है भाई? यहाँ पे ये मोहर, ठीक है। आगे क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब पृष्ठ 6 में जाके आप देखिए। और अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा है, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? ये आपसे पूछा जा रहा है। और क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो अध्याय 2 पढ़े हैं तो अच्छी बात है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्योन्स से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे आप कह सकते हैं कि हड़प्पा में सूत कताई होती थी। तो आप ये देखेंगे कि पक्की मिट्टी तथा फ्योन्स से बनी जो तकलियां हैं वो इस बात का प्रमाण थी कि हड़प्पा सभ्यता में सूत कताई का कार्य होता था, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखना है कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। वही ऊपर जो पुरोहित की मूर्ति है, हाँ है ना, ये हड़प्पा सभ्यता के समय एक व्यक्ति की मूर्ति है जिन्हें पुरोहित घोषित किया गया है अध्ययन के पश्चात। और यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, उसके अध्ययन के पश्चात यह डिस्क्राइब किया जा रहा है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब फ्योन्स क्या होते हैं? ऊपर देखा आपने कि सूत काटने की तकलियां बनाई जाती थी। तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्योन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे, ठीक है। उसी को फ्योन्स कहते हैं। और फ्योन से क्या क्या बनते थे? मन के, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। आगे देखते हैं कच्चे माल की खोज में। तो कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। अभी तो बस आप ये देख रहे हैं कि इन चीज़ों को बाहर से आयात करते थे, बाद में आपको ये भी पढ़ना होगा कि कहाँ से आयात करते थे। मिलान कीजिए, है ना। तो मिलान करने के लिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आगे चलते हैं।
यहाँ पे क्या, ये तो बैलगाड़ी जैसा कुछ दिख रहा है ना, तो ये है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो और एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है, ठीक है। ऊपर तो खिलौना देख लिया हमने, और ये क्या है, ये एक मुहर है। अब क्या है, क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? और पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? अगर दी गई है तो अच्छी बात है। बच्चों का खिलौना हल, ऊपर जो हमने चित्र देखा वो हल था। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं, और हमें यह ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी कि हल केवल पुरुष ही चलाते थे क्या, या फिर महिलाएं भी हल चलाती थीं, तो यह ज्ञात नहीं है। ये जो हल है ये भी, ठीक है। ऊपर में तो बैलगाड़ी थी। अब देखते हैं आगे, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, ठीक है। तांबे का आयात कहाँ से? राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। यहाँ से प्रश्न फ्रेम हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब आपको अपने नोट्स में क्या करना है, एक तरफ धातु लिखना है, ठीक है, और दूसरी ओर क्या लिखना है, स्थान, कौन सी धातु कहाँ से आयात की जाती थी। एक तरफ लिखिए तांबा राजस्थान, है ना, फिर क्या है कांसा, ये कांसा कहाँ से, कांसा बनाने के लिए जो टीन होता है, टीन का आयात वो कहाँ से, ईरान से और अफगानिस्तान से। और वैसे ही तांबा ओमान से भी आयात किया जाता था। सोने का आयात कहाँ से किया जाता था, आधुनिक कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। सोने का आयात कहाँ से, कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से, ठीक है। और नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, तो अब देखते हैं उनके क्या आहार व्यवहार थे। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, ठीक है। चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो जाकर पढ़िए आप चैप्टर को, चैप्टर नंबर 2 और 1 में दिया हुआ है ये। आगे जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, और हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों का चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों की इकट्ठा करते थे, ठीक है, बेर, और मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब देखते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। आगे कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, ठीक है। एक आप YouTube अगर चलाते हैं, जो कि YouTube पे ही आप वीडियो देख रहे हैं ये, तो एक आप सर्च कीजिएगा रोड टू हेवन, रोड टू हेवन। आप ये इसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे, वो शॉर्ट्स आप जाके देखेंगे। एक सड़क है जो बहुत ही खूबसूरत है, धौलावीरा के आसपास ही वो सड़क है, और ऐसे शॉर्ट्स आप लोग देखिए जो इसमें बहुत मनोरम दृश्य दिखेगा आपको, है ना। ड्रोन शॉट्स भी अवेलेबल है उसका। तो ये बस ये मुझे ध्यान आ गया धौलावीरा का जब जिक्र हुआ तो मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। और अगर आप वो शॉर्ट्स देख लें तो आके बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैंने देखा है वो शॉर्ट्स आपके कहने पे। चलिए आगे देखते हैं। वहाँ साफ़ पानी मिलता था, कहाँ, तो धौलावीरा नगर, वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर, धौलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया, 3 हिस्सों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, ठीक है। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है, ठीक है, और इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अभिलेख को संभवतः किस में जड़ा गया है, लकड़ी में जड़ा गया है। और क्यों अवशेष ये अनोखा है, क्योंकि हड़प्पा के जो लेख हैं वो पहले छोटे छोटे मुहरों पे थे, लेकिन यहाँ क्या है, हड़प्पा लिपि के जो कुछ अवशेष है उसमें हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया है अभिलेख, ठीक है। आगे गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था।
यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी, जो कि गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप मिले हैं, ठीक है, मुहरबंदी भी मिला है। कहाँ से? लोथल से। अब ये लोथल का बंदरगाह है। इसको देखते हैं कि यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता होगा, ठीक है। ये है बंदरगाह लोथल का। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। आगे है मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। तो ये क्या है, ये देखते हैं हम लोग। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को क्या कहते हैं? मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। आगे है सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ी थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, है ना। और क्या, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, ठीक है। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ और इनके बारे में आप कब कहाँ पढ़ेंगे? अध्याय 5 और 8 में। अब अन्यत्र देखते हैं। हर बार एक विश्व से रिलेटेड कुछ दे देता है, ऐसा जगह का नाम या जगह से रिलेटेड कुछ कहानी बना कर देता है, वो देखते हैं। अन्यत्र में क्या है? अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। और दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। अब यहाँ पे प्रश्न है, क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? तो आप बताइए ज़रा। अब यहाँ कल्पना करना बच्चों को कि तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो, अब आप भी थोड़ा कल्पना कर लीजिए, है ना। लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बच्चों वाली चीज़ हो गई, इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपने नई नई चीज़ें सीखी हैं इस पार्ट से, जो है नगर दुर्ग कैसे था, नगर कैसे विभाजित है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे और हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं कि मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई? लगभग 7000 साल पहले, ठीक है। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हो गया। और हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत 3900 पहले हो गई, 3900 साल पहले हो गई। ये बार मैं 100 और साल में कन्फ्यूज हो जा रही हूँ, सॉरी। और अन्य नगरों का विकास कब हुआ? तो लगभग 2500 साल पहले। तो ये हम लोगों ने देख लिया एनसीईआरटी को, चैप्टर नंबर 3 को, ठीक है। चैप्टर कौन सा रहा? 3। कौन सी क्लास? क्लास 6, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी अगले वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगी चैप्टर नंबर 3 के नोट्स और MCQ, ठीक है। और ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को नोट्स और MCQ वाली सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो वो कंटिन्यू रहेगा। बाकी इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आप कमेंट करते हैं, मुझे देख के अच्छा लगता है और भी वीडियो बनाने को मैं उत्साहित होती हूँ।
तो कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें आप चैनल को। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय, धन्यवाद।